हाँ, गुड मॉर्निंग। आज अपन करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक, एसी इनहिबिटर एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। और ये डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज जो फार्मासिस्ट एग्जाम जितने भी आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों से ये दोनों व्यू यानी एमसीक्यू और प्लस डिस्क्रिप्टिव जो डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम के अंदर आता है उस हिसाब से आज अपने से स्टडी करें। तो लीजिए शुरू करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव या ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम या एसी इनहिबिटर। एसी बोले तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है। अब आरयूएचएस के एग्जाम के अंदर आप क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगर डिस्क्रिप्टिव बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां पूछ लिया आपको, एक्सप्लेन रेनिन एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन सिस्टम, हाउ डू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोले तो एसी इनहिबिटर एक्ट एंड नेम दिस ड्रग एंड डिस्क्राइब देयर स्टेटस एंड एडवर्स इफेक्ट। ये मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। या पूछ ले राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एसी इनहिबिटर, या पूछ ले क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड गिव्स द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड थेरापेटिक यूज ऑफ द एसी इनहिबिटर। तो इसके अंदर अपन कोशिश करेंगे एसी इनहिबिटर के अलावा जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो भी अपन इसके अंदर पूरा पढ़ेंगे। अब बात करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की कि ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। और ये होता क्या है कि जब कभी भी ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो आपकी किडनी को सबसे पहले मालूम चलता है कि मेरे यहाँ ब्लड वॉल्यूम कम है, तो किडनी उसको मेंटेन करने के लिए क्या रिलीज करती है, रेनिन रिलीज करती है। और ये रेनिन रिलीज जो आप जेजी सेल ऑफ द किडनी पर बीटा 1 रिसेप्टर होता है। जब हम पढ़ेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर तो सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो डीप स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले क्या किया, किडनी ने रेनिन रिलीज किया और वो रेनिन ब्लड के साथ होते हुए कहाँ गया, लीवर के अंदर। लीवर में जो प्रोटीन होती है एंजियोटेंसिनोजन, और एंजियोटेंसिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, यानी इस रेनिन के प्रेजेंस में इट कन्वर्ट इनटू द एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इट कन्वर्ट इनटू द एंजियोटेंसिन सेकंड। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी ड्रग जब तक काम नहीं करेगी तब तक वो कोई रिसेप्टर से बाइंड नहीं होती। तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड जाके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से बाइंड होगा और आपके दो एक्शन करेगा, एक तो आपका एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन और दूसरा वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट। अगर देखा जाए तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होने से दो काम हुआ। पहला आपका एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, और साथ ही साथ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग सिस्टम या एंजाइम की वजह से जो एंजियोटेंसिन सेकंड बढ़ा है, इट बाइंड टू द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, इट आल्सो डू द वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट। अब वसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से भी आपके यानी हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ा। तो बात कर रहे थे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग सिस्टम। तो लीजिए एक बार और देखते हैं कि शुरू कहां से होता है। तो सबसे पहले आपके रेनिन रिलीज होती है किडनी से और वो ब्लड के साथ में कहां गई, लीवर के अंदर, और वहां जो एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन इट कन्वर्ट इनटू द एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ या फिर कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या काइनेज सेकंड,
सेकंड। इट कन्वर्ट इनटू द एंजियोटेंसिन सेकंड। और एंजियोटेंसिन सेकंड आपका दो काम करता है, पहला तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ाता है और दूसरा आपका वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट करता है। अब जब बात कर रहे हैं अपन फार्माकोलॉजी की, तो बात करेंगे कि यहाँ ड्रग कौन कौन सी एक्ट करती है। तो सबसे पहले ड्रग की कि आपने इस पर सबसे पहले ये पढ़ा था एसी इनहिबिटर, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। और जितनी भी आपके एसी इनहिबिटर है उन सब के पीछे प्रिल लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? प्रिल। जैसे कैप्टोप्रिल, इनालोप्रिल, लेसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, यानी सब के पीछे सफिक्स क्या रहेगा? प्रिल रहेगा। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करने से एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बढ़ेगा, और अगर सेकंड नहीं बढ़ेगा तो आपके दोनों ही काम नहीं होंगे। एक तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन भी नहीं होगा और दूसरा आपका वेजोकंस्ट्रिक्टिव भी, ये वेजोकंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा। मींस दोनों ही अगर एक्शन नहीं होने से आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। दूसरी इसमें जो ड्रग काम करती है कि ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो बढ़ा है वो जाके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से बाइंड होता है। तो आप उस रिसेप्टर से बाइंड होने से रोक दो तो आपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और उसका सफिक्स होता है सार्टन। तो ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें। तो जब भी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का नाम आए आपको दो सफिक्स याद रखना, प्रिल एंड सार्टन। जो प्रिल जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है, वाइल सार्टन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये आपकी होगी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग का सफिक्स आपको याद हो गया प्रिल, और दूसरा हो गया सार्टन। अब बात करें कि एंजियोटेंसिन सिस्टम एंड प्लाज्मा काइनिन, इस पे ड्रग कौन कौन से एक्ट करती है। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिस्टम रेगुलेटिंग द ब्लड सिस्टम। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। और एंजियोटेंसिनोजन सीक्रेटेड फ्रॉम द लिवर, मैं बता चुका हूं, एंड इट कन्वर्ट टू द एंजियोटेंसिन फर्स्ट with the help of the renin, and angiotensin first it convert into the angiotensin second with the help of the AC। यानी आप कह सकते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम दो काम कर रहा था, वेजोकंस्ट्रिक्टरी और वाल्सो है वाटर रिटेंशन, बोले ड्यू टू द एल्डोस्टेरोन। ये आपको पता ही है, दोनों चीज बता चुका हूं कि वाटर का करेगा क्योंकि ये एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ाएगा, और एल्डोस्टेरोन एक प्रकार का एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है और ये साथ ही साथ वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट भी देता है। अब ड्रग कौन कौन सी होगी, जैसा कि मैंने बताया कि सबके पीछे प्रिल लगा हुआ है, कैप्टोप्रिल, इनालोप्रिल, पेरेंडोप्रिल, लेसिनोप्रिल, यानी सबके पीछे क्या लगा है? प्रिल। और ये प्रिल क्या करेगा? आपके एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है उससे सेकंड को नहीं बढ़ने देगा, और एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बढ़ेगा तो आपका दो काम नहीं होगा, पहला तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा और दूसरा वेजोकंस्ट्रिक्शन भी नहीं। आप कह सकते हैं दिस ग्रुप ऑफ ड्रग इनहिबिट द प्लाज्मा काइनेज सेकंड और एसी, these drug decrease of renin angiotensin system and also the potentiate the vasodilatory action of bradykinin. All AC inhibitor are the prodrug except CL, यानी CL को छोड़ के बाकी सब इनएक्टिव है। इनएक्टिव बोले तो प्रोड्रग, C बोले तो कैप्टोप्रिल और L बोले तो लेसिनोप्रिल। जैसे बात करें इनालाप्रिल की तो इनालाप्रिल कंट्रीब्यूट द इनालाप्रिलेट, यानी जितनी भी ऐसी इनहिबिटर है ऑल आर द प्रोड्रग एक्सेप्ट CL। तो ये बात आपको समझ आ गई कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंदर जब भी ऐसी इनहिबिटर का नाम आएगा तो एग्जाम्पल में आपको एक तो याद रहेगा कैप्टोप्रिल और सबके पीछे प्रिल लगा हुआ है, और CL बोले तो कैप्टोप्रिल और लेसिनोप्रिल के अलावा जितनी भी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है ऑल आर द प्रोड्रग। और ऐसी इनहिबिटर का मेन दो काम हो गया, पहला तो
वो क्या करेगा कि जो ही आपने एसी इनहिबिटर का रिटेंशन रुक जाएगा, मींस जो एल्डोस्टेरोन रुक जाएगा। और दूसरा क्या है, वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से हो रहा था या एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से हो रहा था, उसके जगह क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन। अब देखा जाए तो कैप्टोप्रिल आपकी एक प्रोटोटाइप ड्रग है एसी इनहिबिटर की, और कैप्टोप्रिल को वैसे भी आजकल यूज करते नहीं है बिकॉज इट कॉज द ड्राई कफ, एंजियोइडिमा, और प्रोटोटाइप ड्रग है ही। ये टेस्ट यदि आप डिस्गोनिया भी करता है, और तो स्टैटिक हाइपोटेंसिव व्हेन कंबाइन विद द डाययूरेटिक्स करता है। ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और यानी अगर पोटेशियम की मात्रा है तो भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यानी आप कह सकते हैं यानी कैप्टोप्रिल के साइड इफेक्ट या इन कैप्टोप्रिल के बारे में अगर लिखना हो तो आपको स्पेलिंग लिखनी है। कैप्टोप्रिल बोले तो ड्राई कफ प्रोड्यूस करता है, एंजियोइडिमा करता है, ये प्रो ड्रग है, ये टेस्ट डिस्टर्बेंस करता है, मींस डिस्गोनिया भी करता है, और तो स्टैटिक हाइपोटेंसिव व्हेन कंबाइंड विद द डाययूरेटिक्स, और प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और देखा जाए तो प्रेगनेंसी के अंदर प्रिल के साथ साथ सार्टन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यानी दोनों ड्रग एसी इनहिबिटर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोथ आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो ये आपका कैप्टोप्रिल के बारे में आप लिख सकते हैं, यानी क्या क्या। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट आप और देख सकते हैं कि क्या होता है। एसी इनहिबिटर एंड एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, मैं बता चुका हूं। एसी इनहिबिटर आर द फर्स्ट लाइन ड्रग इन ऑल ग्रेड ऑफ हाइपरटेंशन। यानी आप कह सकते हैं एसी इनहिबिटर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोथ आर द फर्स्ट लाइन ड्रग इन हाइपरटेंशन, और सैप ड्रग इन अस्थमेटिक, डायबिटीज एंड पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज के अंदर। ऐसे बात करें एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट या रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो इसकी जितनी भी ड्रग है सबके पीछे क्या लगा हुआ है, सार्टन। आप देख सकते हैं लोसार्टन, कंडेसार्टन, अर्बेसार्टन या टेलमिसार्टन, यानी हर ड्रग के पीछे सफिक्स क्या लिखा है, सार्टन। और आप कह सकते हैं एसी इनहिबिटर also cause the hyperkalemia. Angiotensin converting receptor antagonist also cause the hyperkalemia in case इसके साथ में जब एज ए एंटी हाइपरटेंसिव काम लेते हैं तो आपको ये भी पता है कि डाययूरेटिक्स क्या करता है, हाइपोकेलेमिया करता है। तो इसके साथ में कंबाइन में अपन देते हैं थायाजाइड डाययूरेटिक्स, बिकॉज थायाजाइड कॉज द हाइपोकेलेमिया व्हाइल एसी इनहिबिटर एंड सार्टन कॉज द हाइपरकेलेमिया। तो ये दोनों बैलेंस हो जाती है, इसलिए तो साथ में दी जाती है। तो ब्रीफ के अंदर एसी इनहिबिटर के बारे में या रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में मैंने बताया। अब अपन आगे करने जा रहे हैं मेन चीज। अब बात की जाए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग करने से पहले आप एक चीज देखें कि हाइपरटेंशन होता किस वजह से। अब सिंपल सी बात करें, हाइपर मींस चीज का बढ़ जाना, यानी प्रेशर बढ़ जाना। और आपने एक चीज ये भी नोट की होगी कि जब कभी सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है, और सिंपैथेटिक मींस जब आपके सामने कोई पागल कुत्ता आ जाए और उस समय आपकी जो बॉडी के अंदर जो क्रिया हो रही है, मींस वो कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम कर रहा है। तो हाइपरटेंशन बढ़ने का मेन कारण है कि अगर आपका सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ जाए, आउटफ्लो बोले तो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। दूसरा हाइपरटेंशन होने का कारण है कि अगर आप बढ़ जाए कि आपकी कैपेसिटी थी 5-6 लीटर और 1 लीटर बढ़ गया तो भी प्रेशर बढ़ेगा। और तीसरा कारण हो सकता है अगर आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और या फिर आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया।
क्योंकि अपन बात कर रहा है हाइपरटेंशन में, तो इसमें दोनों ही चीज जिम्मेदार है, हार्ट एज वेल एज मसल्स, इसीलिए बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यानी आपकी मोटर भी, मोटर बोले तो हार्ट, और मसल्स बोले तो जो आपको जितनी भी आप शरीर में सप्लाई हो रही है, अगर उसका डायमीटर या उसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो आपका टीपीआर बढ़ेगा, और टीपीआर बढ़ने से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। यानी आप कह सकते हैं हाइपरटेंशन होने का मेन जो 4 कारण है, पहला अगर आपका सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ जाए, दूसरा आपका अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, और तीसरा आपका अगर वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाए, और चौथा अगर आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए। मींस जब हाइपरटेंसिव ड्रग करेंगे तो अपनी अप्रोच ये रहेगी कि जो 4 मेन कॉज की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है, इन आप चारों कारणों को कम करना है। तो सबसे पहले लीजिए शुरू करते हैं कि उनमें से एक कारण आपका ये भी था कि ब्लड वॉल्यूम का बढ़ जाना। तो अब कौन कौन सी ड्रग है जो ब्लड वॉल्यूम को कम करती है? अब सीधे तौर पे देखा जाए तो ब्लड वॉल्यूम को कम करने वाली एक ड्रग है, वो है डाययूरेटिक्स, वो सीधे तौर पे। लेकिन इसके साथ ही साथ अपन पढ़ा था अभी एसी इनहिबिटर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आल्सो डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम बिकॉज इट इनहिबिट द एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन। तो पहली कैटेगरी आपकी आगे है, वो है एसी इनहिबिटर। जो पहली कैटेगरी कौन सी आगे है? एसी इनहिबिटर। और पीछे पढ़ चुके हैं कि सबके पीछे क्या रहेगा? प्रिल, जैसे कैप्टोप्रिल, एसिनोप्रिल, पेंडोप्रिल। दूसरी कैटेगरी आपकी होगी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी सबके पीछे क्या रहेगा? साठ। तो ये 2 कैटेगरी अपन पढ़ चुके हैं। और तीसरी क्लास आपने पढ़ी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और उसकी 3 क्लास है। पहली आपकी फिनाइल एल्काइलएमीन बोले तो वेरापामिल, दूसरा बेंजोथायाजिपिन बोले तो डिल्टियाजाम, एंड तीसरा डाईहाइड्रोपारिडीन में जितनी भी आपकी पिन आती है, निपिडिपिन, निमोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रिडिपिन, यानी सबके पीछे पिन आती है। यानी जनरली एम्लोडिपिन अपन काम लेते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव अंदर अपन 3 क्लास पढ़ ली। पहली क्लास कौन सी आपकी? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, दूसरा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंड तीसरी आपकी होगी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट अपन देखते हैं डाययूरेटिक्स। अब देखिए मैंने बात की थी कि हाइपरटेंशन होने का कारण था, उनमें से एक कारण आपका ये भी था कि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ जाना। तो ब्लड वॉल्यूम को कम करने वाली ड्रग कौन सी होगी? डाययूरेटिक्स। और डाययूरेटिक्स मेनली जो अगर देखा जाए डिस्कस आगे और पढ़े हैं, यानी मेनली यूज होता है थायाजाइड। जितनी भी ड्रग सब पीछे थायाजाइड लगा हुआ है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड या बेंड्रोफ्लोमिथायाजाइड, मिथायाजाइड, सबके पीछे थायाजाइड है। और आइसोलिन में जनरली काम लेते हैं फुरोसामाइड एंड टोरसेमाइड। और पोटेशियम स्पेरिन यानी स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन और एमिलोराइड, ट्राइमटेरिन एंड एमिलोराइड। अब देखिए कि डाययूरेटिक्स करता क्या है। तो सीधी सी मैकेनिज्म डाययूरेटिक्स ये है कि ये आपके ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा। तो सिंपल सा है, इंड्यूस डाययूरेसिस यानी वॉल्यूम, जिससे क्या होगी? बीपी आपकी कम होगी। और दूसरा आपको ये पता है कि डाययूरेसिस मींस यूरिन का शरीर से बाहर जाना, यानी आपका कह सकते हैं, यानी अगर अब यूरिन साथ जा रहा है, बाहर जा रहा है ज्यादा मात्रा में, तो साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट भी जाएगा, यानी तो सोडियम का लॉस भी होगा, पोटेशियम लॉस होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो सोडियम की मात्रा बॉडी के अंदर कम होगी, यानी हाइपोनेट्रीमिया। और अगर सोडियम मात्रा कम होगी बॉडी के अंदर, तो डिक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ब्लड वेसल्स टुवर्ड द कॉन्स्ट्रिक्टिव स्टिमुलेशन। अब आपको ये पता है कि इंट्रासेलुलर जो आप मेनली होता है पोटेशियम और क्लोरीन, एक्स्ट्रा सेलुलर आप होता है सोडियम और कैल्शियम। और जब भी डीपोलराइजेशन होता है, यानी अगर सोडियम इज द मेन स्टिमुली फॉर द वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट, तो जब डाययूरेसिस हो रहा है तो सोडियम का नेट लॉस हो रहा है, मींस बॉडी के अंदर कैसी कंडीशन हो रही है? हाइपोनेट्रीमिया। क्या हो रहा है? हाइपोनेट्रीमिया, यानी कह सकते हैं बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होना। और जब पोटेशियम मात्रा कम होगी
तो दो काम होगा, एक तो वेजो कंस्ट्रक्टिव स्टिमुलेशन कम हो जाएगा जिससे आपकी बीपी कम होगी, और दूसरा अगर इंड्यूस डाययूरेसिस हो रहा है, अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो भी आपका हाइपरटेंशन कम होगा। तो अभी तक अपन ने 4 कैटेगरी पढ़ी। अगर हाइपरटेंशन की बात की जाए तो पहली कैटेगरी कौन सी पढ़ी अपन ने? पहली पढ़ी आपने एसी इनहिबिटर, और उसके पीछे क्या लगा हुआ था? प्रिल, जैसे कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, रेमिपिल या पेरिंडोप्रिल। और दूसरी कैटेगरी आपने पढ़ी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बोले तो सार्टन, जैसे लोसार्टन, टेलमेसार्टन, अर्बिसार्टन, कंडेसार्टन, इन सब के पीछे क्या लगा हुआ है? सार्टन लगा हुआ है। और इसके बाद तीसरी आपने क्लास पढ़ी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरापामिल, डिल्टियाजाम, और जितनी भी पिन है एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, निमोडिपिन, निकार्डिपिन, दीज ऑल यूज इन द हाइपरटेंशन रेगुलरली। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो डायूरेसिस, इन डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स में भी 3 क्लास दी मैंने, आइसिलिन या थायाजाइड बोले तो मीडियम एफिकेसी वाले, और एक पोटेशियम स्पेरिंग। जब आगे डिटेल में और पढ़ेंगे कि पोटेशियम स्पेरिंग की आवश्यकता क्यों पड़े, क्योंकि आपको पता है कि जब भी डायूरेटिक्स देंगे बॉडी के अंदर मिनरल्स का लॉस होगा। अगर सोडियम का लॉस हुआ तो हाइपोनेट्रीमिया, अगर पोटेशियम हुआ तो हाइपोकेलेमिया, और अगर कैल्शियम का हुआ तो हाइपोकैल्सीमिया। तो उस केस के अंदर अगर आप CHF में डिजिटलिस देते हैं तो आपको ये भी पता है कि हाइपोकेलेमिया कॉज द डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। तो उस केस में अगर आपको डायूरेटिक्स देने की आवश्यकता पड़े तो आप पोटेशियम स्पेरिंग देते हैं, ना कि बाकी वाले। तो ये 4 क्लास अपन पढ़ ली, और साथ ही साथ मैंने मैकेनिज्म बता दी कि ब्लड वॉल्यूम अब ये हाइपरटेंशन कम कैसे करेगा। तो पहला तो आपको ब्लड वॉल्यूम कम करके, और दूसरा वेजो कंस्ट्रक्शन के इफेक्ट को कम करके। अब अगर बात करें अब नेक्स्ट क्लास कौन सी है, यानी आपको ये पता है कि हाइपरटेंशन होने का एक कारण ये भी था कि अगर आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए, यानी आपके मोटर ने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, मोटर बोले तो हार्ट। और आपको ये भी पता है कि हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर होता है, कौन सा होता है? और जब भी बीटा ब्लॉकर की या एंटागोनिस्ट की बात आएगी तो आपको ये पता होना चाहिए सबके पीछे क्या लगा हुआ है? लॉल। तो जो आपने या क्या देख सकते हैं बीटा ब्लॉकर, यानी बीटा ब्लॉकर बोले तो सबके पीछे लॉल लगा हुआ है, यानी जो प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, यानी बीटा ब्लॉकर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा जिसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन भी कम होगा। अब इसमें अगर डिटेल में देखा जाए तो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन कौन से हैं, तो एक ट्रिक मैंने लिखाई थी पहले, या शायद उसमें होगा कि न्यू बीटा ब्लॉकर एक्टिंग एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डिया, न्यू बीटा ब्लॉकर एक्टिंग एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डिया। न्यू बीन्स हो गया नेबियोलॉल, बी से बिसोप्रोलॉल, और ब्लॉकर से बिटॉक्सोलॉल। न्यू बीटा ब्लॉकर एक्टिंग एसीबुटालॉल, एट बोले एटेनोलॉल, और स्मोलॉल एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डिया बोले मेटोप्रोलॉल, और सी से कैलिप्रोलॉल। दीज आर द कार्डियो सेलेक्टिव बोले तो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर। तो आपकी 5वीं कैटेगरी होगी कि आपने फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम किया, और मेनली जो उसमें ड्रग काम लेते हैं डिप्लोमा लेवल पे, जो आपको इतना ही देखना है कि 3 एग्जाम्पल लिख दो वही बहुत है, ये प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल और मेटोप्रोलॉल। अब इसके अलावा हाइपरटेंशन कम करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपका वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा था, तो आप अगर कह सकते हैं कि अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स में, और अल्फा 1 की वजह से क्या होता है? वेजो कंस्ट्रक्शन। तो इसको आपने ब्लॉक दे दिया, यानी ब्लॉकर दे दिया, यानी अल्फा 1 ब्लॉकर। और अल्फा 1 ब्लॉकर जितनी भी है सबके पीछे आपके जोसिन लगा रहेगा, प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, यानी अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर जितने भी है उसके पीछे क्या लगा रहेगा? जोसिन। और साथ ही साथ एक ड्रग आती है टैमसुलोसिन, यानी आप अल्फा ब्लॉकर भी दे सकते हैं, और अल्फा ब्लॉकर वजह से क्या एक्शन आएगा? वेजोडाइलेट। क्या आएगा? वेजोडाइलेट। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 के स्टिमुलेशन की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अब आपने उसका ब्लॉकर दे दिया, मींस वेजो डायलेशन होगा और आपका हाइपरटेंशन
कम होगा। इसके अलावा दो ड्रग ऐसी है जो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करती है, बोले तो Cl, कार्बिडिलोल एंड लाबेटालोल। कार्बिडिलोल एंड लाबेटालोल। तो अपन कह सकते हैं कि एंटी हाइपरटेंशन के अंदर अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। अब जब भी हाइपरटेंशन का नाम आएगा तो आपके दिमाग में चार चीज रखनी है। पहली बात तो हाइपरटेंशन हुआ क्यों, कि या तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, या आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया है, या आपके वसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या वेजो कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो सबसे पहले अपन वो पढ़ा जो ब्लड वॉल्यूम कम कर दे। तो वॉल्यूम कम करने वाली देखा जाए तो मेनली ड्रग डाययूरेटिक्स होगी, या एसी इनहिबिटर होगी, या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होगी। तो तीन क्लास आपकी वो होगी। फिर आपने पढ़ा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरापामिल, डिल्टियाजाम, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, और उसके बाद आपने पढ़ा डाययूरेटिक्स। तो ये चार क्लास होगी। और फिर आपने पांचवी क्लास पढ़ा कि भी ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से भी होता है। तो आपको पता है हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर होता है, बीटा 1। तो आपने बीटा ब्लॉकर दे दिया, और जब भी बीटा ब्लॉकर का नाम आएगा पीछे क्या लगा रहेगा, लॉल लगा रहेगा। तो आप आराम प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, मेटोप्रोनोल। और आपको ये भी पता है कि वेजो कंस्ट्रक्शन होने की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है। और वेजो कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, अल्फा 1 की वजह से या अल्फा रिसेप्टर की वजह से। तो आपने अल्फा ब्लॉकर दे दिया, और वो जितनी भी ड्रग है पीछे लगाया, जोसिन, प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, एल्फोजोसिन। और इसके अलावा नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर भी है, मींस अल्फा 1 एज वेल एज अल्फा 2 को भी ब्लॉक करती है। तो ये दो ड्रग है, फेंटोलामीन एंड फिनॉक्सीबेंजामीन। यानी आपने 7 कैटेगरी कर ली विच रिड्यूस द हाइपरटेंशन, यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि दो प्रकार रिसेप्टर होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा 1 का होता है ब्लड वेसल्स पे स्मूथ मसल होता है, और ये वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। और बीटा 1 कहाँ का होता है, एक हार्ट पे होता है, दूसरा जेजी सेल ऑफ द किडनी। अब देखो बीटा 1 को ब्लॉक करने से दो काम हो रहा है। एक तो आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, और साथ ही साथ ये जेजी सेल ऑफ किडनी से क्या रिलीज होती है, रेनिन। यानी ये रेनिन के रिलीज को भी रोकेगी, मीन्स आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी काम नहीं करेगा, और वो नहीं करेगा तो आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा, मीन्स कम होगा। ये सिंपल बता चुका हूं कि बीटा ब्लॉकर इज द फर्स्ट चॉइस इन यंग नो ओबेज हाइपरटेंसिव। और ये इस मैकेनिज्म क्या होगी, पहली तो बीटा 1 रिसेप्टर एक तो कार्डिक आउटपुट कम करेगा, और ये रेनिन के रिलीज को भी रोकेगा जिस किडनी से। और जितने बीटा ब्लॉकर है दे हैव द रीबाउंड हाइपरटेंसिव। इफ वी सडनली विथड्रॉ द बीटा ब्लॉकर इट कैन कॉज द रीबाउंड हाइपरटेंशन। तो बीटा ब्लॉकर के बारे में आप सिंपल से ध्यान रखना है कि जितना भी बीटा ब्लॉकर है पीछे क्या लगा है, लॉल लगा हुआ है। और आपको ये पता है कि बीटा 1 जो रिसेप्टर होता है वो दो ही जगह होता है, जेजी सेल ऑफ द किडनी एंड हार्ट। यानी हार्ट पे बीटा 1 को ब्लॉक करने से आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ, और जेजी सेल ऑफ किडनी की वजह से रेनिन रिलीज नहीं हुई। अब नेक्स्ट जो क्लास आई है कि सेंट्रली सिम्फेथोलाइटिन, क्लोनिडीन और मिथाइलडोपा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, मैंने बताया था कि जब आपके यानी सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ जाए, यानी जब आपके सामने कोई पागल कुत्ता आया, शेर आ गया, उस समय जो बॉडी में क्रिया जो हो रही है, क्योंकि जब आपकी आंखों ने देखा तो आपकी बॉडी ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। वो हार्ट पे गया तो उसने फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाया, या आंख पे गया तो उसने माइड्रेसिस किया। मीन्स आप कह सकते हैं यानी सेंट्रली जो सिंपैथेटिक सिस्टम आपका हाइपरटेंशन को बढ़ाता है। तो यहाँ मैंने लिखा सेंट्रली सिम्फेथोलाइटिन, और दो ही ड्रग है क्लोनिडीन एंड मिथाइलडोपा। और आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि क्लोनिडीन सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है, मिथाइलडोपा एक प्रकार के फाल्स न्यूरोट्रांसमीटर, और आल्सो अल्फा 2 एगोनिस्ट। मींस इन दोनों की वजह से एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन रिलीज नहीं होगा, और आपकी बीपी। या फिर आप ऐसी ड्रग दे सकते हैं जो डायरेक्टली वेसल्स को डायलेट करें। तो आर्ट्रियोलर होगी हाइड्रालेजिन,
मिनॉक्सिडिल और डाइजॉक्साइड, जो सिर्फ आर्टरी को डायलेट करती है, और आर्टरीज प्लस वेन दोनों को डायलेट करने वाली होगी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। मीन्स आप कह सकते हैं दीज आर द ड्रग विच यूज इन हाइपरटेंशन। तो ये सिर्फ आपके डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पूछ ले राइट द नोट्स ऑन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी अगर या डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी किसी प्रकार से आपका एंटी हाइपरटेंसिव नाम है तो एटलीस्ट मैंने 9 कैटेगरी लिखी है, उसमें से 5-7 तो आपको कम से कम याद है।